दिनांक 22 दिसंबर वर्ष 2020, 9वीं कक्षा, मैथ्स 2 का 5वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज देखिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज इत्यादि। तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले चतुर्भुज क्या होता है। देखिए कोई भी चार बिंदु जो कि आरेखीय हों, चार बिंदु में से कोई भी तीन बिंदु एक रेखा में नहीं आने चाहिए। इस प्रकार अगर हम चार बिंदु को व्यवस्थित करें तो चार बिंदुओं को जोड़ने पर जो बंद आकृति बनेगी उसे ही चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चतुर्भुज ABCD बन रहा है। इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए इसका नाम दिया है चतुर्भुज ABCD। यहाँ A से चालू किया गया है, कोई भी अक्षर से चालू कर सकते हैं। B से भी चालू हो सकता है, C से भी चालू हो सकता है, D से भी चालू हो सकता है। अब A से चालू किया गया है तो यहाँ B इस दिशा में गया है तो ABCD, चतुर्भुज ABCD। आप ये जो है घड़ी की दिशा में नाम लिखा गया है, घड़ी की विपरीत दिशा में भी जाया जा सकता है, ADCB, इस तरह से भी नाम लिखा जा सकता है। तो इस तरह से नाम लिखते हैं। अब इसमें भुजाएं कितनी होती हैं? चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और दो विकर्ण होते हैं। जैसे भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा DA, ये चार भुजा हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे भुजा AB, फिर भुजा BC, भुजा CD और फिर भुजा DA। ये D और A बाजू बाजू में ही माना जाता है। यहाँ भी देखिए D और A बाजू बाजू में ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, A के बगल, A से D दूर दिख रहा है लेकिन ये A और D दोनों बगल बगल में ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो चार भुजा कौन सी हो गई? भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA। चार कोण कौन से हो गए? देखिए एक हो गया कोण A, दूसरा हो गया कोण B, तीसरा हो गया कोण C, चौथा हो गया कोण D। अब इन कोण को पूरा नाम भी लिखा जा सकता है। जैसे कोण A लिखना है तो कैसे लिखेंगे? A बीच में आना चाहिए, ऐसे लिखा जाता है। जैसे कोण A लिखना है तो उसका पूरा नाम कोण BAD हो जाएगा। अगर कोण B लिखना है तीन अक्षर से तो कैसे लिखेंगे? B बीच में आना चाहिए, कोण ABC, तो ये कोण B हो गया। ऐसे ही कोण C कैसे लिखेंगे? कोण BCD। तो इस तरह से चार कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। और चार कोण के अलावा दो विकर्ण भी पाए जाते हैं। दो विकर्ण किसे बोलते हैं? ये जो सम्मुख शीर्ष बिंदु हैं, इन्हें मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है उसे विकर्ण कहते हैं। तो एक विकर्ण हो गया AC, दूसरा विकर्ण हो गया BD। तो ऐसे दो विकर्ण होते हैं। अब इन चार भुजाओं में सम्मुख भुजा कौन सी होती है, संलग्न भुजा कौन सी होती है, वो अच्छी तरह से सबसे पहले हम सीखेंगे संलग्न भुजाओं की जोड़ियां कैसे पहचानते हैं। कुल देखिए 1, 2, 3, 4 जोड़ियां बनाई जा सकती हैं। जैसे मैं पहली कोई एक भुजा ले लूं, भुजा AB, पहली भुजा क्या है? भुजा AB। यहाँ से भी देखिए समझ में आ रहा है, भुजा AB पहली भुजा है। अब AB की संलग्न भुजा कैसे लिखेंगे? जो भी भुजा A या B से चालू होगी वो भुजा AB की संलग्न भुजा होगी। जैसे AB है तो A से दूसरी भुजा कौन सी हो रही है? AD आ रही है, तो AB की संलग्न भुजा AD हो जाएगी। ऐसे ही AB में देखिए B अक्षर भी है, इसलिए जो भुजा B से चालू होगी वो भी AB की संलग्न भुजा होगी। तो BC भी भुजा AB की संलग्न भुजा है। तो भुजा AB की संलग्न भुजा, भुजा AD और भुजा BC है। तो इन दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, AD भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ AB और AD या फिर AB और BC, ऐसा जो एक जोड़ी बन जाएगा। दूसरी भुजा क्या है? देखिए यहाँ पर BC है, BC। तो जिस भुजा में B होगा या C होगा वो भुजा BC की संलग्न भुजा होगी। तो BC है तो B वाली भुजा है BA, तो BC की एक संलग्न भुजा BA हो जाएगी। ऐसे ही BC की दूसरी संलग्न भुजा CD भी हो सकती है। तो यहाँ CD भी लिख सकते हैं।
अब तीसरी भुजा क्या है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, तीसरी भुजा है सी डी। तो सी से चालू होने वाली भुजा कौन सी है, एक सी बी है, और डी से चालू होने वाली भुजा डी ए है। तो या तो सी बी लिखो या तो डी ए लिखो, तो सी डी की संलग्न भुजा हो जाएगी। सी डी के बाद चौथी भुजा कौन सी है, डी ए है। चौथी भुजा कौन सी है, डी ए। तो डी ए की संलग्न भुजा कौन सी होगी, डी वाली भुजा भी हो सकती है और ए वाली भुजा भी हो सकती है। तो डी ए की संलग्न भुजा डी सी भी हो सकती है और ए बी भी हो सकती है। तो डी सी अगर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ अगर यहाँ पर डी ए लिख रहे हैं तो ये संलग्न भुजा डी सी भी हो सकती है और ए बी भी हो सकती है। तो ये था संलग्न भुजाओं के बारे में। यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि भुजा ए बी अगर बोलूँ तो ए से चालू होने वाली भुजा कौन सी है, ए डी है, और बी से चालू होने वाली भुजा बी सी। तो ए बी की संलग्न भुजा ए डी और बी सी। ऐसे ही बी सी की संलग्न भुजा बी वाली देखेंगे तो बी ए हो जाएगी और सी वाली देखेंगे तो सी डी हो जाएगी। तो ऐसे ही आप डायरेक्ट यहाँ से भी संलग्न भुजा की जोड़ियाँ पहचान सकते हैं। अब हम देखेंगे सम्मुख भुजाओं की जोड़ी कैसे पहचानी जाती है। तो सम्मुख भुजाएं केवल दो ही सम्मुख जोड़ियाँ होती हैं सम्मुख भुजाओं की। तो सम्मुख भुजाओं की जोड़ियाँ पहचानना बहुत आसान है। जैसे कि पहली भुजा अगर मैं ए बी ले रहा हूँ, ए बी, तो ए बी की सम्मुख भुजा ध्यान रखना कि ए बी की सम्मुख भुजा में ए और बी नहीं आना चाहिए। जिस भुजा में ए और बी नहीं होगा वही भुजा ए बी की सम्मुख भुजा होगी। तो कौन सी भुजा में ए या बी नहीं आता है, डी सी में। तो भुजा डी सी ये भुजा ए बी की सम्मुख भुजा हो जाएगी। ऐसे ही ए बी और डी सी के अलावा दूसरी जोड़ी कौन सी बन रही है, अगर मैं भुजा बी सी लेता हूँ तो बी सी की सम्मुख भुजा में बी और सी नहीं आना चाहिए। तो कौन सी भुजा बनती है, ए डी बनती है। तो इसलिए बी सी की सम्मुख भुजा ए डी हो जाएगी। तो इस तरह से दो सम्मुख जोड़ियाँ मिलेंगी, सम्मुख भुजाओं की दो जोड़ी प्राप्त होगी। सम्मुख कोणों की जोड़ियाँ, जैसे सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा होते हैं वैसे सम्मुख कोण और संलग्न कोण भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोण ए ले रहा हूँ तो संलग्न कोण कौन से होंगे, कोण ए के बगल वाले। तो कोण ए के बाजू में कोण बी भी है और कोण डी भी है। तो इसलिए कोण ए का संलग्न कोण कोण बी और कोण डी दोनों हैं। ऐसे ही कोण बी का संलग्न कोण कोण ए भी है और कोण सी भी है। कोण सी का संलग्न कोण कोण बी भी है और कोण डी भी है। कोण डी का संलग्न कोण कोण ए भी है और कोण सी भी है। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो इस तरह से संलग्न कोणों की जोड़ियां यहाँ लिख सकते हैं। चार कोण हैं, चारों कोणों की संलग्न कोणों की जोड़ियां लिख सकते हैं चारों कोणों के लिए। ऐसे ही सम्मुख कोणों की जोड़ियां कैसे पहचानते हैं, सम्मुख कोण यानी ठीक सामने वाला। कोण ए के सामने कौन सा है, सी। तो कोण ए और सी सम्मुख कोण की जोड़ी है। ऐसे ही कोण बी और डी ये भी सम्मुख कोण की जोड़ी है। तो इस तरह से सम्मुख कोण और संलग्न कोण होता है। तो चतुर्भुज में आपको सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, सम्मुख कोण, संलग्न कोण, विकर्ण ये सब अच्छे से पहचानने आना चाहिए। तो अब चतुर्भुज के प्रकार जरा समझ लेते हैं। चतुर्भुज के चार प्रकार होते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर हों तो उन्हें समांतर चतुर्भुज कहते हैं। याद रखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर होती हैं। उसके गुणधर्म क्या होते हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होंगी, यानी कि सम्मुख भुजाओं के माप बराबर होंगे। सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होंगे। विकर्ण जो होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करेंगे। तो ये था समांतर चतुर्भुज का परिभाषा और गुणधर्म। जैसे इस आकृति को देख लीजिए, चतुर्भुज पी क्यू आर एस। यहाँ पी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, भुजा पी एस समांतर भुजा क्यू आर, भुजा पी क्यू समांतर भुजा एस आर।
तो इसलिए ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके गुणधर्म क्या है? इसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होंगी। भुजा पी एस सर्वांगसम भुजा क्यू आर, भुजा पी क्यू सर्वांगसम भुजा एस आर। इसी प्रकार इसके सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होंगे, जैसे कि कोण एस पी क्यू सर्वांगसम होगा कोण क्यू आर एस के, यानी कि कोण पी सर्वांगसम कोण आर। इसी प्रकार कोण पी एस आर सर्वांगसम होगा कोण पी क्यू आर, यानी कि कोण एस सर्वांगसम कोण क्यू। फिर इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित करेंगे, जैसे कि ये जो विकर्ण पी आर है, दूसरा विकर्ण क्यू एस है, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने पर क्या होगा? ये जो पी ओ और ओ आर ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, ऐसे ही क्यू ओ और एस ओ ये दोनों भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये था समांतर चतुर्भुज के बारे में। अच्छा, एक चीज़ इसमें और समझ लीजिए कि ये जो संलग्न कोण हैं इनका योगफल हमेशा 180 रहेगा। जैसे कोण P और Q दोनों बाजू बाजू में हैं, तो इनका योगफल यानी कोण P प्लस Q हमेशा 180 ही आएगा। ऐसे ही कोण P प्लस कोण S 180 होगा, कोण S प्लस कोण R 180 अंश होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज के बारे में था। ऐसे ही अगर किसी चतुर्भुज में सभी कोण समकोण हों, सारे कोण 90 अंश के हों, तो ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं। यहाँ पर आयत होगा। अब इसके गुणधर्म क्या है? अब देखिए, आयत जो होता है वो भी समांतर चतुर्भुज ही होता है, मतलब समांतर चतुर्भुज भी होता है। हर एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, लेकिन हर एक आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सिर्फ एक विशेष क्वालिटी होने की वजह से ये आयत बन जाता है, और वो विशेष क्वालिटी क्या है कि इसके सभी कोण समकोण होते हैं। जबकि समांतर चतुर्भुज में ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कोण 90 अंश के हों। तो जिस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हों, यानी कि 90 अंश के हों, ऐसा समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत कहलाता है। तो अब आयत जो है समांतर चतुर्भुज ही है, इसलिए इसके गुणधर्म जो होंगे वो आयत के भी गुणधर्म होंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम थीं, तो आयत की भी सम्मुख भुजा सर्वांगसम होगी। यहाँ सम्मुख कोण सर्वांगसम है, तो यहाँ भी सम्मुख कोण सर्वांगसम होंगे। जब सभी कोण सर्वांगसम है, 90 अंश है, तो सम्मुख कोण भी होगा ही। विकर्ण यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा था, तो यहाँ भी विकर्ण समद्विभाजित करेगा। तो ये सारे गुणधर्म यहाँ भी होंगे। सिर्फ एक विशेष चीज़ यहाँ पर आ जाएगी कि विकर्ण जो है वो यहाँ पर सर्वांगसम भी होगा। समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण बड़ा होता है और दूसरा विकर्ण छोटा होता है, लेकिन आयत में दोनों ही विकर्णों का माप बराबर होता है, दोनों विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। इसके लिए आप ये ट्रिक याद रखिए कि अगर किसी भी चतुर्भुज में अगर सभी कोण समकोण हो, सभी कोण यदि 90 डिग्री के हों, तो उसके विकर्ण हमेशा सर्वांगसम ही होंगे, कोई भी चतुर्भुज हो चाहे। तो ये था आयत के बारे में। इसकी आकृति देख लेते हैं आयत के बारे में और विस्तार से समझने के लिए। जैसे इस चतुर्भुज को देख लीजिए, चतुर्भुज ए बी सी डी। यहाँ पर सारे के सारे कोण 90 अंश के हैं, इसलिए ये आयत कहलाएगा। चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। इसमें समांतर चतुर्भुज के सारे गुणधर्म होंगे। सिर्फ एक चीज़ जो होगी वो नई विशेष होगी, वो है कि जो दोनों विकर्ण हैं, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, ये दोनों विकर्ण सर्वांगसम होंगे। बाकी सारी चीज़ें जो समांतर चतुर्भुज में है वो आयत में भी होगी। अब आइए देखते हैं चतुर्भुज के दूसरे प्रकार के बारे में। अगला चतुर्भुज देखिए कि सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाओं की लंबाई समान हो। तो यदि कोई ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो उस समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। सभी भुजाएं समान, इसलिए समचतुर्भुज। अब चूंकि ये भी समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है, इसलिए समांतर चतुर्भुज के सारे गुणधर्म इसमें भी होंगे। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण सर्वांगसम थे, तो यहाँ भी सम्मुख कोण सर्वांगसम होंगे।
सिर्फ एक विशेषता थोड़ी सी अलग होगी, वो ये कि यहाँ पर ये जो विकर्ण होंगे ना, वे विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे। और ये ट्रिक याद रखिएगा, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों वहाँ पर विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते ही हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि अगर चतुर्भुज के सारे कोण 90 अंश के हों तो दोनों विकर्ण सर्वांगसम होंगे। ऐसे ही ये ट्रिक भी याद रखिए कि अगर चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम हों तो उसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे। एक दूसरे जो जहाँ पर भी विकर्ण कट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे एक दूसरे को, वहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो विकर्ण वाली बात है जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसको समचतुर्भुज कहते हैं और इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। बराबर तो नहीं होंगे, यहाँ भी एक विकर्ण बड़ा होगा, एक विकर्ण छोटा होगा, लेकिन वो एक दूसरे पर लंब होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर चतुर्भुज ABCD को देख लीजिए, यहाँ पर सारी भुजाएं सर्वांगसम है, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ समान हैं। तो ये जो चतुर्भुज है ये समचतुर्भुज कहलाएगा। अब चूंकि ये भी एक समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है, इसलिए समांतर चतुर्भुज के सारे गुणधर्म इसमें होंगे। सिर्फ एक विशेषता थोड़ी सी अलग होगी कि यहाँ पर जो विकर्ण BD और विकर्ण AC होगा वो एक दूसरे पर लंब होगा और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेगा, यानी विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ये एक अलग विशेषता है समचतुर्भुज में, वो याद रखिएगा। और सिर्फ समचतुर्भुज ही क्या, किसी भी चतुर्भुज की अगर सभी भुजाएं सर्वांगसम हों तो उसके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर ही प्रतिच्छेदित करेंगे, याद रखना। और ऐसे ही अगर किसी चतुर्भुज में सारे कोण 90 हों तो उसके दोनों विकर्ण सर्वांगसम होंगे। ये छोटा सा ट्रिक है, वो याद रखना, तो आपको गुणधर्म याद रखने में आसानी होगी। अब बढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज के अगले प्रकार की तरफ। समांतर चतुर्भुज का जो चौथा प्रकार है ये दूसरे और तीसरे प्रकार का कॉम्बिनेशन है, दोनों मिक्स है। यानी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान हो, जैसे यहाँ सभी कोण समान यानी कि समकोण हो, और सभी भुजाएं भी समान हो, यानी वो आयत और समचतुर्भुज दोनों का मिक्सचर है। ये दोनों मिक्स है। आयत की तरह सभी कोण 90 डिग्री भी हैं और समचतुर्भुज की तरह सभी भुजाएं समान भी हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को जिसकी सभी भुजाएं भी समान हो और सभी कोण भी समान हो, सभी कोण समान यानी सभी कोण समकोण होंगे, तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। तो इसलिए वर्ग में ये तीनों के गुणधर्म आ जाएंगे। उसमें आयत की तरह विकर्ण सर्वांगसम भी होंगे, क्योंकि सारे कोण 90 अंश के हैं तो विकर्ण इसके सर्वांगसम होंगे। सभी भुजाएं समान हैं तो विकर्ण यहाँ पर लंब समद्विभाजक भी होंगे, परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित भी करेंगे। और बाकी सारे गुणधर्म तो कॉमन रहेंगे ही, जो सब में है वो इसमें भी रहेगा। तो यहाँ पर ये विकर्ण के बारे में गुणधर्म याद रखिएगा। तो ये था वर्ग के बारे में। वर्ग का कॉन्सेप्ट आप इसी से समझ लीजिए, जैसे समचतुर्भुज है, यहाँ सभी भुजाएं तो सर्वांगसम हैं लेकिन सभी कोण यहाँ पर समकोण नहीं है। ये न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, न्यून कोण अधिक कोण। अगर इसी को सारे कोण को 90 अगर कर दें तो सब भुजा तो सर्वांगसम है, सारे कोण भी अगर 90 कर दिया जाए तो एक वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और उस वर्ग के जो विकर्ण होंगे वो सर्वांगसम भी होंगे और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित भी करेंगे। तो ये थे चतुर्भुज के 4 प्रकार। अब इसी तरह एक और प्रकार है चतुर्भुज का कि चतुर्भुज की केवल एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं अगर समांतर हों, चतुर्भुज की केवल एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर हो, बाकी जो अन्य जो सम्मुख भुजा की जोड़ी है वो समांतर ना हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ चतुर्भुज ABCD देख लीजिए, यहाँ AB और CD ये सम्मुख भुजाएं हैं और ये समांतर हैं, क्योंकि इनको हम अगर कितना भी हम बढ़ाएं दोनों को, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी।
लेकिन जो अगली जो सम्मुख भुजा की जोड़ी है, जैसे कि भुजा AD और BC, इसको यदि आगे बढ़ाया जाए तो ये आगे जाकर के प्रतिच्छेदित कर देगी। तो इसलिए AD और BC ये समांतर नहीं है। तो इस चतुर्भुज में एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर नहीं है, दूसरी जो सम्मुख भुजा की जोड़ी है वो परस्पर समांतर है। ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ इस प्रमेय में ये सिद्ध किया गया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पर ABCD ये एक चतुर्भुज है जो समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, AB समांतर DC, ऐसे ही AD समांतर BC। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण सर्वांगसम है, यानी AD सर्वांगसम BC, AB सर्वांगसम DC, और सम्मुख कोण यानी कि कोण ADC सर्वांगसम कोण ABC और कोण DAB सर्वांगसम कोण BCD, सम्मुख कोण सर्वांगसम है, सिद्ध करना है। तो इसलिए साध्य में लिख दिया। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक विकर्ण खींचना पड़ेगा। कोई भी एक विकर्ण खींच दीजिए, या तो DB खींच दीजिए या तो AC खींच दीजिए। यहाँ पर विकर्ण AC खींचा गया है। तो इस रचना के सहारे इसे जो सिद्ध करना है वो सिद्ध किया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये DC और AB ये दोनों समांतर हैं और इसलिए विकर्ण AC इनकी तिर्यक रेखा हो गई। अब ये जो कोण DCA है ये एक अंतर कोण है, इसलिए सर्वांगसम होंगे। ऐसे ही BCA और CAD ये कोण भी एक अंतर कोण है, इसलिए सर्वांगसम हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC या CBA। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। कैसे करेंगे? ये ऊपर के दो कोण तो सर्वांगसम है और भुजा AC सामान्य भुजा है, तो इसलिए कोभु को कसौटी से त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज CBA हो जाएगा। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भुजा AD सर्वांगसम भुजा BC और भुजा DC सर्वांगसम भुजा AB, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक कोण D सर्वांगसम कोण B हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण DAB और कोण DCB भी सर्वांगसम होगा अगर विकर्ण DB खींचा जाए तो इस तरह से सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं समांतर चतुर्भुज में। ये यहाँ पर सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार यहाँ सिद्ध कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक त्रिभुज PQRS समांतर चतुर्भुज बना दिया, इसके विकर्ण PR और QS खींच दिया जो कि बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऊपर त्रिभुज POS बन रहा है, नीचे जो त्रिभुज QOR बन रहा है, इन दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांगसम कर दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि ये PO और OR बराबर सिद्ध हो जाएगा। OQ और OS सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा होने के कारण ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो OP और OR सर्वांगसम हो जाए, OS और OQ सर्वांगसम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कैसे हो सकता है? त्रिभुज POS और त्रिभुज QOR में देखिए कोण PSO और कोण OQR ये एक अंतर कोण की वजह से सर्वांगसम है। इसी प्रकार कोण SPO और कोण ORQ ये भी एक अंतर कोण से सर्वांगसम है, इसलिए देखो इनका चिन्ह भी समान चिन्ह से दर्शाया गया है। फिर भुजा PS और भुजा QR ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए ये भी सर्वांगसम होंगी। तो को भू को कसौटी से त्रिभुज POS और त्रिभुज QOR सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए PO सर्वांगसम OR तथा QO सर्वांगसम OS सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं कारण। तो इसलिए यहाँ पर विकर्ण PR और QS परस्पर समद्विभाजित करते हैं, सिद्ध होता है। अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, जो आप पढ़ करके इसे समझ सकते हैं। इसके बाद में कुछ यहाँ पर इसी नियम के आधार पर यहाँ पर इसे हल किया गया है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सीधे प्रश्न संग्रह 5.1 पर आता हूँ मैं। 5.1 के पहले सवाल में चतुर्भुज
डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ कोण एक्स वाई जेड 135 डिग्री दिया है और ओ वाई की लंबाई 5 सेमी दी गई है। हमें यहाँ पर कोण एक्स डब्ल्यू जेड, कोण वाई जेड डब्ल्यू और लेंथ डब्ल्यू वाई की लंबाई, ये 3 चीज़ें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं कैसे किया हूँ। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, फिर जो जानकारी दी है दत्त की हेडिंग में लिखा, फिर जो ज्ञात करना है वो सेपरेट लिख दिया। अब इसे कैसे हम लोग हल करेंगे। ये जो कोण W है, ये देखिए कोण Y का सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण W कोण Y के सर्वांगसम होगा, परंतु कोण Y 135 डिग्री है, इसलिए कोण W भी 135 डिग्री हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, देखिए चतुर्भुज WXYZ समांतर चतुर्भुज है। हमें यहाँ पर कोण W ज्ञात करना है, तो W का सम्मुख कोण क्या है, Y है, तो इसलिए यहाँ कोण W कोण Y के सर्वांगसम है। मैंने 3 अक्षर से लिखा, आपको समझाया था मैंने तीन अक्षर से कैसे लिखना है। W बीच में आना चाहिए, फिर ये उसके बाजू में X है तो X आ गया, W के दूसरे साइड में Z है, Z को भी W के बाजू में ही माना जाएगा। तो W के एक साइड X है, दूसरे साइड Z है, तो ये XZ साइड में रहेगा। तो कोण W कोण Y ये सम्मुख कोण है। एक अक्षर छोड़ करके जो आते हैं वो सम्मुख कोण रहते हैं। कोण W कोण Y के सर्वांगसम, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, परंतु कोण Y का मान यहाँ 135 डिग्री दिया है। देखिए कोण सर्वांगसम है, इसलिए उनके माप भी सर्वांगसम होंगे, इसलिए यहाँ पर मेज़र एंगल X, इसी कोण को मैंने मेज़र लिख दिया है। M का मतलब होता है माप। कोण सर्वांगसम है इसलिए उनके माप बराबर होंगे, परंतु XYZ का जो माप है वो 135 है, इसलिए कोण XWZ भी 135 डिग्री हो जाएगा। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, कोण YZW ज्ञात करना है। तो YZW ये जो YZW यानी कि कोण Z है, ये कोण Y के बाजू में है, संलग्न कोण है। और मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, यानी उनको प्लस करें तो हमेशा 180 अंश आएगा। तो इसलिए देखिए कोण Z प्लस कोण Y बराबर 180 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। अब इसमें कोण Y का माप 135 डिग्री हम जानते हैं, इसलिए उसके स्थान पर 135 लिखा, राइट साइड में शिफ्ट किया, माइनस हो गया तो कोण Z 45 डिग्री आ गया। अब है लेंथ WY। तो WY देखिए ये एक विकर्ण है जिसका एक आधा हिस्सा यहाँ 5 दिया है। तो हम जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए जो WY की लंबाई है वो OY की डबल होगी। OY 5 है तो WY 10 हो जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लेंथ WY इज इक्वल टू 2 लेंथ OY, डबल हो गया। WY की लंबाई OY की लंबाई की 2 गुनी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं। अब OY की लंबाई 5 है, इसलिए लेंथ OY की जगह पे 5 आ गया, 2 पंच 10, इसलिए लेंथ WY 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल है, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A का माप 3x + 12 डिग्री है, कोण B का माप 2x - 32 डिग्री है। तो यहाँ पर x का माप, कोण C और कोण D के माप ज्ञात करने हैं। देखिए कोण A और B देखिए एक दूसरे के बाजू में ही है, इसका मतलब ये संलग्न कोण हो गए। इसलिए इनका योगफल 180 अंश आ जाएगा। तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, दिया गया है दत्त। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण परस्पर संपूरक होते हैं, इसलिए मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B, जो कोण दिए हैं वही दोनों कोण का माप का योगफल 180 अंश। अब A का माप कितना दिया है, 3x + 12 है, इसलिए A की जगह पे 3x + 12, ऐसे ही B के स्थान पर 2x - 32 बराबर 180, 3x + 2x मिलके 5x हो गया, 12 - 32 -20 हो गया, -20 राइट साइड में प्लस हो जाएगा, और ये दोनों मिलके 200 आ जाएगा। 5 को शिफ्ट करेंगे तो बटे हो जाएगा, यहाँ भाग हो जाएगा, 200 में 5 से भाग दिया, 40, x बराबर 40 आ गया।
तो x का माप मिल गया। अब हमें कोण C ज्ञात करना है। तो कोण C देखिए कोण A के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोण C और A यहाँ सम्मुख कोण है। तो कोण C कोण A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। कोण C कोण A के सर्वांगसम है, इसलिए मेजर एंगल C यानी कि कोण C का माप कोण A के माप के सर्वांगसम होगा। और A का माप कितना दिया है? देखिए A का माप दिया है 3x + 12। कोण C का माप A के माप के बराबर है और A का माप 3x + 12 है, यानी कोण C का माप भी 3x + 12 हो जाएगा। अब x का माप 40 है, तो इसलिए x के पे 40 रखेंगे, तो ये 40 दिया 120 + 12 132, यानी कोण C का माप 132 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए कोण D का माप कोण B के बराबर होगा, परंतु B का माप 2x - 32 है, इसलिए D का माप भी 2x - 32 हो जाएगा। x का मान 40 रखने पर ये 80 - 32 यानी कोण D 48 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दूसरा सवाल ख़त्म होता है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल पर क्या दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक भुजा दूसरी भुजा से 25 अधिक है। एक भुजा की लंबाई दूसरे भुजा से 25 अधिक है, उसकी परिमिति 120 है, उसकी परिमिति 150 सेंटीमीटर है। तो सभी भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे कि माना दिया गया चतुर्भुज ABCD है। छोटी भुजा की लंबाई x है, तो बड़ी भुजा उससे 25 अधिक दी गई है सवाल में, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? x + 25। तो अब एक जो छोटी भुजा है, दोनों छोटी भुजा की लंबाई x होगी, दोनों बड़ी भुजा की लंबाई x + 25 होगी। अब सब भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो परिमिति दी गई है इसी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। जैसा हम आकृति में देख रहे थे, समांतर चतुर्भुज की दोनों छोटी भुजाओं की लंबाइयाँ x हैं, तो इस प्रश्नानुसार दोनों बड़ी भुजाओं की लंबाइयाँ x + 25 हो जाएंगी। अब प्रश्न के अनुसार चतुर्भुज ABCD की परिमिति 150 दिया है। तो चतुर्भुज ABCD की परिमिति मतलब चारों भुजाओं का योगफल, यानी कि भुजा AB + भुजा BC + भुजा CD + भुजा AD 150। AB और ये CD दोनों की लंबाई x है, BC और AD दोनों की लंबाई x + 25 है। तो हर एक भुजा का मान यहाँ पे डाल दिया, तो ये 1 2 3 4x हो गए और 25 + 25 50 हो गया। 50 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4x = 100, x = 100 / 4, तो x बराबर आ गया 25। तो यानी कि यहाँ पर भुजा AB और CD दोनों की लंबाई x थी, तो x 25 हो गया है, इसलिए अब ABCD की लंबाई AB और CD दोनों भुजा की लंबाई 25 सेमी हो गई। जो भुजा BC और AD थी वो x + 25 थी, यानी कि x अब 25 है तो 25 + 25 यानी कि 50 सेमी हो गया। तो इसलिए दिए गए समांतर चतुर्भुज की दोनों छोटी भुजाओं की लंबाइयाँ 25 सेमी हैं तथा बड़ी भुजाओं की लंबाइयाँ 50 सेमी हैं। चौथे सवाल में क्या दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों के मापों का अनुपात 1:2 है, तो हमें उसके सभी कोणों के माप ज्ञात करने हैं। तो शुरू करते हैं। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों के मापों का अनुपात 1:2 है, तो इसलिए उनके हम मान लेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज के छोटे कोणों के माप x हैं, ये 1 है तो 1 × x x ही होगा, तो इसलिए छोटे कोण को x मान लिया। बड़े कोण का अनुपात 2 है, इसलिए बड़े कोण का माप 2x मान लिया। छोटे कोण का अनुपात 1 है तो उसका माप 1x हो गया। बड़े कोण का अनुपात 2 है तो इसलिए बड़े कोण का माप 2x मान लिया। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए x + 2x 180 हो जाएगा, यानी 3x = 180। तो x बराबर 180/3 यानी कि x = 60 डिग्री। तो हमने छोटे कोण को x माना था, तो यानी छोटे कोण का माप 60 डिग्री हो गया। अब बड़ा कोण जो है उसका अनुपात 2 है, बड़ा कोण 2x है, तो ये 2x x यानी 60, तो 2 × 60 120 डिग्री। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण का माप जो हमने x माना था वो 60 डिग्री होगा, तथा जो बड़े कोण हैं यानी कि जो अधिक कोण हैं उनके माप
हमने 2x माना था, तो वो अब 60 का डबल यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ, जहाँ पर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ऐसा दिया है। यहाँ पर AO की लंबाई 5 है, BO की लंबाई 12 दी है, AB की लंबाई 13 दी है और हमें सिद्ध करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज ABCD है ये एक सम चतुर्भुज है। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज को अगर सम चतुर्भुज सिद्ध करना है तो दो ही रास्ते हैं, या तो उसकी सभी भुजाओं को सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए, यानी कि भुजा AB सर्वांगसम BC सर्वांगसम CD सर्वांगसम AD, एक तरीका ये है। या फिर दूसरा तरीका है कि उसके जो विकर्ण हैं वो उन दोनों को सिद्ध कर दीजिए कि वो विकर्ण एक दूसरे पर लंब हैं, यानी कि ये जो कोण AOB बन रहा है, ये कोण अगर 90 डिग्री हम लोग सिद्ध कर दें तो ये समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि सम चतुर्भुज के ही विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो यहाँ पर सभी भुजाओं को सर्वांगसम करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको एक कोण AOB को 90 अंश सिद्ध करना संभव है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री होता है और वो 90 डिग्री अगर सिद्ध हो गया तो फिर इसका मतलब विकर्ण यहाँ पर, इसका मतलब इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर समकोण हैं, लंब हैं, तो इसलिए यह समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज बन जाएगा। तो देख लेते हैं त्रिभुज AOB में सबसे बड़ी भुजा AB है, उसका वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 69 मिल जाएगा। बाकी दोनों भुजा AO और OB हैं, उसके स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आएगा, यानी कि 25 प्लस 144, जो कि फिर से 169 ही मिलेगा। नंबर 2, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग भी 169 आ रहा है और अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल भी 169 आ रहा है। तो 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि AB स्क्वायर और ये AO प्लस OB स्क्वायर दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों 169 ही आ रहा था। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ी भुजा AB है उसके सामने का कोण कैसे पता चलेगा, बीच में O गायब है, यानी AB का जो सामने का कोण है मेजर एंगल AOB वो 90 डिग्री होगा। इसलिए यहाँ समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर लंब हैं, परंतु यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि परस्पर लंब हों तो वह सम चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज होगा, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। छठे सवाल में दो चतुर्भुज दिया गया है, एक बड़ा चतुर्भुज PSRQ है और वो कहा गया है सवाल में कि समांतर चतुर्भुज है। ऐसे ही इसके अंदर एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCR, ये दोनों समांतर चतुर्भुज है जहाँ पर कोण P का माप 110 अंश दिया गया है। और हमें जो छोटा वाला जो समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCR, इसके सभी कोण के माप ज्ञात करने हैं। तो बहुत आसान है, देखिए सबसे पहले R यहाँ पर ज्ञात करना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो R है ये छोटे समांतर चतुर्भुज का भी कोण है और बड़े वाले समांतर चतुर्भुज का भी कोण है। तो बड़े समांतर चतुर्भुज को अगर हम देखें तो कोण R जो है ये कोण P का सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो इसलिए कोण R का माप कोण P के माप के बराबर होगा, परंतु P का माप 110 है, इसलिए R का माप भी 110 हो जाएगा। अब छोटे समांतर चतुर्भुज को देखें तो कोण B कोण R के का सम्मुख कोण है, इसलिए कोण B का माप R के माप के बराबर होगा, परंतु R का माप 110 है, इसीलिए कोण B का माप भी 110 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर छोटे वाले समांतर चतुर्भुज का कोण A भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि A और R ये दोनों बाजू बाजू में है, यानी संलग्न कोण है। संलग्न कोण का योगफल 180 अंश होता है, जिसमें से कोण R का माप 110 है, तो 180 में से अगर 110 को माइनस करें तो 70 आता है, इसलिए कोण A का माप 70 हो जाएगा। और कोण C सम्मुख कोण होने की वजह से कोण C का माप भी 70 हो जाएगा। इस प्रकार चतुर्भुज ABCR के सभी कोण का माप मिल जाएगा। तो जैसा मैंने समझाया था, कोण R कोण P के सर्वांगसम हो जाएगा, यानी मेजर एंगल R बराबर मेजर एंगल P समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है।
परंतु P का माप 110 है, इसलिए R का माप भी 110 हो जाएगा। अब छोटे समांतर चतुर्भुज में जो कोण B है उसका माप कोण R के माप के बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। परंतु R का माप 110 है 1 से, इसलिए कोण B का माप भी 110 डिग्री हो जाएगा। अब छोटे वाले समांतर चतुर्भुज में जो कोण A है, मैंने फुल फॉर्म लिखा है 3 अक्षर का उपयोग करके, वो और कोण B दोनों बाजू बाजू में हैं, इसलिए इनका योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण समपूरक होते हैं। परंतु कोण B का माप 110 है, तो कोण B का माप का मान लिखा। अब इसे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो मेजर एंगल BAR 70 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से जो अंदर छोटा त्रिभुज है उसके सभी कोण के माप पता चल जाएंगे। अब 5.1 का आखिरी सवाल है। यहाँ पर चतुर्भुज ABCD दिया है, जो कि समांतर चतुर्भुज दिया है। यहाँ पर ये जो भुजा AB है, इस पर बिंदु F इस प्रकार है कि AB सर्वांगसम BF, और DE को जब मिलाते हैं तो वह भुजा BC को F पर प्रतिच्छेदित करता है। तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि ये जो DE है, ये रेखा जो ED है, ये रेख BC को बिंदु F पर समद्विभाजित करती है। तो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि BF और FC ये दोनों को अगर बराबर सिद्ध कर दें, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि रेखा DE रेख BC को समद्विभाजित करती है। अब BF और FC कब बराबर कर सकते हैं? अगर त्रिभुज BFE और त्रिभुज CFD सर्वांगसम हो जाए, तो BF और FC चूँकि इनकी संगत भुजाएं हैं, इसलिए भी सर्वांगसम हो जाएंगी, और ये सिद्ध हो जाएगा कि ED BC को समद्विभाजित कर रहा है। अब दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे करेंगे? यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये देखिए कोण E, ये जो कोण E है और ये जो कोण D है, ये एक अंतर कोण बन रहा है, तो कोण E सर्वांगसम कोण D। ऐसे ही कोण B और C भी देखिए एक अंतर कोण बन रहा है, तो इसलिए कोण B और कोण C भी सर्वांगसम है एक अंतर कोण की वजह से। अब अगर ये DC और BF को सर्वांगसम कर दें, तो ये को कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। यानी BF को DC के बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा? देखिए, ये जो BE है ये BA के सर्वांगसम दिया है, लेकिन BA किसके सर्वांगसम हो जाएगा? DC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो देखिए, ये जो BA है ये BE के भी सर्वांगसम है और DC के भी सर्वांगसम है, इसलिए BE और DC भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसलिए को कसौटी से त्रिभुज BFE और त्रिभुज CFD सर्वांगसम हो जाएगा। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि BF और FC भी सर्वांगसम है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेखा ED यह भुजा BC को बिंदु F पर समद्विभाजित करती है। वही चीज़ देखिए मैंने यहाँ पर सिद्ध किया है कि AB सर्वांगसम BE दिया है, परंतु AB DC के भी सर्वांगसम है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। अब ये दोनों भुजा AB के सर्वांगसम है, इसलिए ये दोनों भी आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे कथन 1 और 2 से। अब ऊपर का त्रिभुज ये BFE और नीचे त्रिभुज CFD, इन दोनों त्रिभुज में देखिए कोण B और C सर्वांगसम होंगे और कोण E और D भी सर्वांगसम होंगे, क्योंकि ये एक अंतर कोण है। और BE और DC तो हम सर्वांगसम सिद्ध कर ही चुके हैं कथन 3 से। तो ये BE और DC भी सर्वांगसम 3 से, तो इसलिए त्रिभुज BFE सर्वांगसम त्रिभुज CFD हो जाएगा को कसौटी से। अब इसमें देखिए ये BF पहली भुजा है, यहाँ भी CF पहली भुजा है, तो ये दोनों संगत भुजा है, इसलिए सर्वांगसम हो जाएंगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वे भी सर्वांगसम होती हैं। तो BF और CF सर्वांगसम हो गया, इसलिए सिद्ध होता है कि रेखा ED यह रेख BC को बिंदु F पर समद्विभाजित करती है। तो इसी के साथ ये प्रश्न संग्रह 5.1 समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, एक एक सवालों को अच्छी तरह से समझिए और अपने मन से इसे अपने नोटबुक में हल करके शेयर करिए। कहीं कोई तकलीफ़ है, कोई चीज़ समझने में परेशानी हो रही है, तो अपने डाउट को मुझसे शेयर करिए, मैं उसे आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।